आज हम लोग देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी में 17/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट में साइंस का पूछे गए क्वेश्चन, साथ ही इसका डिस्कशन भी करेंगे। इसलिए आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। देखिए जब जिप्सम को 393 केल्विन से ऊपर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम CaSO4 2H2O होता है। एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 H2O। देखिए H2O दोनों का सेम टू सेम है। यहाँ 2H2O होता है, यहाँ सिर्फ H2O होता है। इसको सब लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, देखिए यहाँ उपयोग लिख देते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। भवन निर्माण में, भवन निर्माण में होता है। टूटी हुई हड्डी के प्लास्टर में, टूटी हुई हड्डी के प्लास्टर में होता है। इसका उपयोग होता है, लिख लीजिएगा। यही टूटी हुई हड्डी जो प्लास्टर होता है ना, किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो जो उस पर जो उजला का जो बहुत ही कठोर होता है वो यही रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? देखिए पहला है वास्तविक और बड़ा, दूसरा है वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा दोनों, यानी वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा और चौथा है यानी आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। सी में दिया हुआ है पहला और दूसरा। देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दो दो हो गया है, यहाँ पर तीसरा कर दीजिए। डी में है दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही उत्तर होगा? यानी सी नंबर होगा मेरा, सी नंबर होगा। पहला और दूसरा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब जो है हम लोग पर्दे पर प्राप्त करते हैं, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा दोनों। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के गुण, वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। पहला, यह हमेशा क्या होता है, वास्तविक जो होता है उल्टा होता है। पर्दे पर प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन
के बाद वास्तविक रूप से मिलने से बनता है, मिलने से बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यह क्षर चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है, यानी पहला और तीसरा दोनों होगा, केवल दूसरा है, यानी ये सही है। सी में दिया हुआ है पहला और दूसरा दोनों, यानी ये और ये दोनों सही है। डी में केवल पहला सही दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर होगा बताइए। धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, ये तो सही है। यह क्षर चुंबक की भांति कार्य करता है, यह भी सही है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होता है, यह गलत है, यानी सी मेरा आंसर हो जाएगा। सी नंबर सही है। देखिए परिनालिका जो है चुंबक की भांति कार्य करता है, चुंबक की भांति कार्य करता है, कार्य करता है। दूसरा होता है परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है शून्य होता है, शून्य होता है। उपयोग धारावाहिक परिनालिका का उपयोग किस में करते हैं, गाड़ियों को स्टार्ट करने में, गाड़ियों के स्टार्ट करने वाली परिनालिका। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, यानी पहले जो हम लोग कैमरा से फोटो लेते थे ब्लैक एंड वाइट का, उसमें इसका उपयोग होता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए सिल्वर ऑक्साइड क्या है। सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग होता है मौसम परिवर्तन में, मौसम परिवर्तन इसी सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग हम लोग कृत्रिम वर्षा करवाने में करते हैं। कृत्रिम वर्षा इसी से होता पूछता है एग्जाम में रेलवे में कि कृत्रिम वर्षा जो हम लोग को किससे करवाते थे, सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं। ये गलत लिखा गया है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग होता है फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ दिया हुआ ना, यही सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ दिया हुआ है। तो फोटोग्राफी में करते हैं, और रक्त किरण को रोकने में करते हैं, और रक्त किरण को रोकने में। सिल्वर ब्रोमाइड का जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र AgCl होता है। सिल्वर ऑक्साइड का AgO2 हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का ब्रोमाइड नहीं Br हो जाएगा, Br। ये हो जाएगा सिल्वर, यानी AgCl हो जाएगा।
देखिए सिल्वर क्लोराइड का दवाई में करते हैं उपयोग, इसका दवाई में करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड दर्पण के पॉलिश में, दर्पण के पॉलिश में करते हैं सिल्वर क्लोराइड का। जो भी दर्पण होता है उसके पीछे जो रेड कलर का रहता है उसमें सिल्वर क्लोराइड का पॉलिश किया, तभी हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। एक होता है सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, इसका उपयोग करते हैं मौसम परिवर्तन में। कृत्रिम वर्षा करवाने में सिल्वर ब्रोमाइड का ही प्रयोग होता है। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग जो नाखून देखते हैं इलेक्शन में, जब इलेक्शन होता है तो हम लोगों को जो फिंगर होता है उस पर एक स्याही लगा देता है, तो किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का होता है, स्याही के रूप में करते हैं, स्याही के रूप में करते हैं। जो इलेक्शन होता है चुनाव में स्याही का उपयोग होता है, वह किसका बना होता है? ये एग्जाम में कितना बार पूछा जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। देखिए एड्स का पूर्ण रूप क्या है? आर्टिफिशियल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंडेड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एग्रेवेटेड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यह वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। इस वायरस का नाम क्या है? रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस नाम है इसका। जांच का पता कैसे चलता है? जांच का पता इलीसा के द्वारा चलता है, इलीसा, इलीसा एक परीक्षण है, जांच है, उसके द्वारा होता है। इलीसा का पूरा नाम भी पूछता है एग्जाम में, तो एंजाइम होता है AN। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन सा है और अंतिम तत्व में कौन सा? हाइड्रोजन थोरियम, हाइड्रोजन जिरकोनियम, हीलियम जिरकोनियम, हाइड्रोजन लेथेनम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम ने दिया था, उसमें हाइड्रोजन पहला तत्व था और अंतिम तत्व थोरियम था। न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम, पहला तत्व कौन सा था? पहला तत्व हाइड्रोजन था, अंतिम तत्व थोरियम था। इन्होंने 56 तत्वों को इस यानी इनके समय में 56 तत्व का खोज हो चुका था। इनका जो 56 तत्व था वो किस पर था? जो हमारे संगीत के धुन है सारे गामा पधनिसा, उस पर है 56 तत्व। सा रे गा मा प ध नी सा पर आधारित है, इन्हीं 8 तत्वों पर। पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व थोरियम था। लेकिन इनका जो था नियम था भारी तत्वों पर लागू नहीं होता था। अष्टक नियम जो था, अष्टक नियम भारी तत्वों पर लागू नहीं होता था, तत्व पर लागू नहीं होता था। भारी तत्व पर लागू था यानी इसके जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, कैल्शियम तक ही ये नियम लागू होता था। कैल्शियम के बाद जो भी भारी धातु था उस पर ये नियम नहीं लगता था।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? शैवाल और लाइकेन, प्रोटोजोआ और लाइकेन, शैवाल और प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक। तो शैवाल और लाइकेन जो पर्यावरण को तो है, लेकिन ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। प्रोटोजोआ तो एक बीमारी फैलाता है, लाइकेन तो पानी के अंदर रहता है। शैवाल हो गया तो पानी के अंदर रहता है या पानी पर रहता है। और प्रोटोजोआ तो बीमारी फैलाता है। तो बच जाता है जीवाणु और कवक, यानी डी मेरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, जीवाणु और कवक जो है पर्यावरण को स्वच्छ में ज्यादा सहायक होता है। देखिए, जीवाणु जो होता है, यहाँ घेर देते हैं। जीवाणु जो होता है मृतोपजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है। यह जो है मृत अवशेषों से भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है। जैसे में एग्जाम्पल में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। कवक, कवक जो है पदार्थों को अपघटित करना कवकों का मुख्य लक्षण है। पदार्थों का अपघटित करना कवकों का मुख्य लक्षण है। ये कवक जो है, कवक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट जो शराब बनाने में होता है, बेकरी उद्योग में होता है, बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट हो गया, बेकरी हो गया, पनीर हो गया। उसी तरह से जीवाणु का भी उपयोग होता है। जीवाणु का उपयोग हम लोग करते हैं सिरका के निर्माण में, सिरका के निर्माण में करते हैं। लैक्टिक अम्ल के निर्माण में करते हैं, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में उपयोग करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह दर्पण पर अभिलंब होता है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, केवल वन। दूसरा में पहला और दूसरा दोनों। सी में केवल दूसरा। डी में पहला और तीसरा दोनों। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? गोलीय दर्पण के अक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? यह दर्पण पर विलंब, गोलीय दर्पण मुख्य पक्ष पर तो विलंब होता है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, गलत है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, सही है। यानी पहला और तीसरा मेरा सही, पहला और तीसरा ऑप्शन डी में मेरा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दर्पण सूत्र इसमें होता है, दर्पण सूत्र होता है, इसको हमेशा याद रख लीजिएगा। इस पर मैथ भी पूछा जाता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ v जो है प्रतिबिंब दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी होता है। u जो हो गया वस्तु की दूरी हो गया, वस्तु की दूरी। और f जो हो गया मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी, फोकस दूरी होता है। इसी में एक और फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी, यानी एफ बराबर जो होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है।
कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधि और विषों का निराविषीकरण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। ACR, सबसे पहले ACR का मतलब क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखिए यहाँ पर ACR का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसका काम क्या होता है? औषधि और विषों का निरावीकरण करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका हिंदी होता अंतः, कभी कभी हिंदी भी दे देता है, इसको याद रख लीजिएगा। अंतः स्मूथ के मतलब चिकनी होगा, चिकनी, चिकनी अंतः प्रद्रवी, प्रद्रवी जलिका। देखिए इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है? लिपिड संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, दवा विसरण, दवा विसहरण। देखिए इसमें जो होता है राइबोसोम की कमी होता है, राइबोसोम की कमी होता है। इसका खोज किसने किया था? खोज, देखिए खोज किया चार्ल्स गार्नियर ने किया था। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? कुंडली उलट देता है कि मृदु लोहा मृदु लोहा कौन उलट देता है? विभक्त वलय ब्रश कौन उलट देता है? तो विभक्त वलय। विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर को जब विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत मोटर में कौन सा भाग जो होता है उसमें प्रवाहित धारा को, प्रवाह की दिशा को उलट देता है, जब विभक्त वलय उलट देता है। विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर को, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है, यह चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है, कार्य करता है। देखिए विद्युत मोटर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? विद्युत मोटर का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले फैराडे ने किया था, फैराडे ने किया था। ये किस नियम पर कार्य करता है? नियम जो है किस पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब का फिलामेंट से
प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध, उच्च धारा, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च वोल्टेज। क्या होगा बताइए 11 का? उच्च प्रतिरोध हो जाएगा, यानी उच्च प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं? पतला और लंबा बनाया जाता है। देखिए विद्युत बल्ब का जो टंगस्टन होता है, विद्युत बल्ब जिसको फिलामेंट कहते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट कह सकते हैं। इसका बना होता है टंगस्टन धातु का, टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है, यानी लिखिए यहाँ पर टंगस्टन का प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है, उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। 3200 डिग्री सी पे इसका गलनांक होता है। कहने का मतलब कि फिलामेंट जो होगा जितना पतला और लंबा होगा उतना ही अधिक प्रतिरोध उसे प्रवाहित होगा। देखिए विद्युत बल्ब जो होता है, इसको लिख लीजिएगा, विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब परमाणु क्रमांक खाली जगह और नाभिकीय आवेश खाली जगह है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल खाली जगह है, इसलिए लिथियम से फास्फोरस तक परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ती है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, घटती है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटती है, घटता है, घटता है, घटता है, बढ़ती है, यानी इसको भरना है। देखिए हमने थ्योरी में इसको पढ़ाए थे कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है। जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो लिथियम से फास्फोरस तक का परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा, यानी 3 बार बढ़ेगा, 1 बार घटेगा। कौन सा ऑप्शन में है? बढ़ता घटता, बढ़ता बढ़ता घटता, बढ़ता 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 घटता, घटते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर इसका हो जाएगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए लिथियम से फास्फोरस तक की परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटता है। देखिए एक चीज लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए लिथियम है और यहाँ पर फास्फोरस है, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा? बाएं से दाएं जाने पर मान घटता है, यानी जैसे लिथियम से जाएंगे फास्फोरस की ओर, यानी यही ना करा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है, तो यानी घट रहा है। अब ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में जानकारी रहेगा, प्रकीर्णन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो धुआं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण उसमें दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही धूल कण के कारण विभिन्न रंगों में बिखराव होता है। जल बूंद और धूल कण कारण विभिन्न रंगों में बिखराव होता है, के कारण विभिन्न रंगों में। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश जो है अपने पथ से मुड़ जाता है, प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश जो है सात प्रकाश प्रिज्म के द्वारा क्या होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश जो है प्रिज्म के द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, विभिन्न रंगों में बंट जाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? ट्रैकिया, उपास्थि छल्ल, स्पाइन, पसली। क्या हो जाएगा? उपास्थि छल्ले जो होता है श्वसन तंत्र का जो भाग होता है वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा के रूपांतरण में, पाइरूवेट के एथेनॉल के रूपांतरण में, ग्लूकोज के पाइरूवेट के CO2 के रूपांतरण में, किसमें मतलब कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन जो है किसमें आवश्यकता होती है? इसमें पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा के रूपांतरण में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखिए वायवीय तथा अवायवीय दोनों में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है यानी टूटता है। अवायवीय श्वसन जो होता है, श्वसन में 2 ATP अणु 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। वायवीय श्वसन में 38 ATP अणु 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखिए ऑक्सीजन के जो कमी में ऑक्सीजन की यानी O2 की उपस्थिति में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में
कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के सही गणितीय का निरूपण करता है? तो ओम के सही गणितीय का निरूपण कौन करता है बताइए। V बराबर आई आर के आई बराबर वी स्क्वायर आर, आर बराबर आई बटा वी, आई बराबर आर बटा वी, तो V इजकल टू आई आर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, अंतःस्यंदन, परासरण, भस्मीकरण। तो क्या होगा? अंतःस्यंदन होगा। देखिए अंतःस्यंदन जो है क्या है, मृदा में जल को, मृदा में जल के प्रवेश कर सकने की अधिकतम दर को निर्धारित करता है, दर को निर्धारित करता है। परासरण तो होता है तरल का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि तरल में होता है, तरल में होता है। और किधर से किधर की होता है? उच्च सांद्र से उच्च सांद्रण सांद्रता, सांद्रता होगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता। वाष्पोत्सर्जन तो होता है सर्जन द्रव, वाष्प द्रव का वाष्प में परिवर्तन, वाष्प में परिवर्तन। वाष्पोत्सर्जन जो था ताप एवं वायु की गति पर निर्भर करता है, इसको लिख लीजिएगा। किस पर? ताप पर और वायु की गति पर निर्भर करता है वाष्पोत्सर्जन। अब भस्मीकरण क्या होता है? भस्मीकरण जो होता है वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में पदार्थों को अत्यधिक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये डिफिनेशन से हमारा पकड़ा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन उत्तर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने के लिए चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। बताइए कौन सा ये सही है? पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, पहला तीसरा। तो टीन और लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार में किया जाता है। ये कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये तो मेरा सही है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी मेरा सही है। फ्यूज बनाने के लिए पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। ये गलनांक जो होना चाहिए उच्च नहीं होना चाहिए। गलनांक उच्च रहेगा तो क्या होगा, जब फ्यूज उड़ेगा ही नहीं, जब फ्यूज उड़ेगा नहीं तो मेरा घर का सारा वायरिंग सिस्टम जल जाएगा। ये तो मेरा गलत है, नहीं पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा किस में? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए देखिए फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज तार यहाँ लिख लीजिए, फ्यूज तार जो होता है किसका होता है? टीन यानी एसएन। देखिए कितना परसेंट होता है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। प्लस लेड, पीबी कितना परसेंट होता है? 37% होता है।
इसी से दोनों से मिलकर के बनता फ्यूज तार। इसका गलनांक जो होता है, गलनांक याद रख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा। 183 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तापमान पे जल जाता है। फ्यूज तार का गलनांक देखिए, गलनांक क्या होना चाहिए, गलनांक निम्न। अब प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इसका परिपथ में श्रेणीबद्ध से इसका उपयोग करते हैं, श्रेणीबद्ध से इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद कौन कौन होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, NaOH। हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH, क्लोरीन हाइड्रोजन Na2CO3, क्लोरीन ऑक्सीजन Na2CO3। कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन क्लोरीन और NaH होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितने का अंतर होता है? तो 14 का होता है। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQR इसकी पहचान करना है, यानी इसको बैलेंस करने के लिए पूछ रहा है। FeSO4, Fe देखिए यहाँ Fe है, यहाँ भी Fe है, यहाँ Fe 1 है, यहाँ Fe 2 है, यानी हमको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी P बराबर मेरा 2 हो जाएगा। अब देखिए P का मान जो है कहाँ 2 दिया हुआ है, शुरू में तो P दिया हुआ, तो P के मान 2 तो मेरा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, यानी इस पर हम कह सकते हैं कि मेरा जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले बार में ही बैलेंस करने के लिए पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट दिए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अनुभाग लेते हैं? यानी ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का दिया हुआ है, जो कि ये बन रहा है। तो सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो कितने, मतलब कि क्या पूछ रहा है, जल होगा, और कितने कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभाग लेते हैं, ये पूछ रहा है। 4 और 5, 6, 3, 6, 6, 3 और 6। तो हाइड्रो क्या है, जल। तो जल यहाँ पर H2O, यानी 6 दोनों भाग लेता है, दोनों ही 6 भाग लेता है, क्योंकि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा। CO2 H2 दिया हुआ है, देखिए यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन कितना है, पहले कार्बन गिन लीजिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ कार्बन एक ही है, तो यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 6 को कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अच्छा जल यहाँ पर कितना हो गया, H हाइड्रोजन यहाँ 12 गो है, और कहीं 12 दूनी 14 गो है, तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, 6H2O, तो यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर 6 जल और 6 कार्बन डाइऑक्साइड भाग लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण के किसके बराबर होता है? 0 डिग्री, 150 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। बताइए कौन सा होगा? तो 0 डिग्री के बराबर होता है। ये सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कॉपर टी, मुखी गोली यानी खाने वाली, कॉन्डम, नालिका छेदन, किसका होगा? पहला का हो जाएगा क्या, कॉपर टी जो था निषेचन रुक जाता है, डी, पहला के डी, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें याद कर लीजिएगा, एक चीज लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं पुरुष नसबंदी, नसबंदी को क्या कहते हैं? वासेक्टोमी कहते हैं, वासेक्टोमी। महिला नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, टोमी कहते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, लाइक,
साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तभी आगे हम वीडियो इस तरह से बना करके आप लोगों को देंगे। हम डेली प्रतिदिन क्लास देंगे। यदि आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तब कल फिर हम ग्रुप डी में जो इसका सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका क्वेश्चन साइंस का लोड करेंगे। अब मैथ का भी वीडियो देखिए, मैथ का भी वीडियो हम लोड करते हैं, तो भी देखिए, वो भी RRC ग्रुप डी का ही क्वेश्चन बताते हैं थ्योरी कंसेप्ट ट्रिक के साथ।